दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, चुनाव के परिणाम आ गए हैं। सभी विधायक जो है वो शपथ ले लिए हैं, सभी मंत्री अपने कार्यभार भी संभाल लिए हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि झारखंड विधानसभा के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो होगा। पहला विधानसभा सीट है जमशेदपुर पूर्वी की, जहां से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू जो है वो वहां से विधायक बनी है। और दूसरा सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर हाल ही में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन करायसेरा खरसावा का विधानसभा का सीट है। क्या इन दोनों विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव होगा? इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा, हम इनसे चर्चा करें क्या इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, अगर होगा तो वो कब तक होगा और किन कारणों से होगा? क्योंकि रघुवर दास के एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने से कयास ये लगाया जा रहा है कि पूर्णिमा दास साहू जो रघुवर दास की बहू है, जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक है, वो अपना सीट जो है रघुवर दास के लिए छोड़ सकती है। रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट देकर विजयी बनाकर सदन में नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। रेखा, क्या 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा? बिल्कुल, झारखंड की राजनीति में रत्नेश फिलहाल की अगर हम बात करें तो सरगर्मी बढ़ गई है उपचुनाव को लेकर के, और 2 सीटों का। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम डुमरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम डुमरी की बात नहीं कर रहे हैं। डुमरी में उपचुनाव नहीं होने वाले हैं, ना ही जयराम महतो की विधायकी पर कोई भी संकट है। लेकिन जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें एक सीट है जमशेदपुर पूर्वी और दूसरी चंपई सोरेन की सरायकेला सीट है। जमशेदपुर पूर्वी में इसलिए अब चर्चा हो रही है उस सीट पर उपचुनाव की, चूँकि उस सीट पर रघुवर दास ने अपनी बहू को चुनावी मैदान में उतारा था अभी के विधानसभा चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनाव में, और इस सीट से उन्होंने जीत भी दर्ज की। और अब रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी जो है वो अब होने जा रही है। हालांकि वो कल ही जो है वो बीजेपी की सदस्यता लेने वाले थे, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन और अन्य चीज़ों की वजह से जो है उनकी सदस्यता को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया, 2 तारीख तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है उनकी सक्रिय राजनीति में भले ही थोड़ा सा रोक लगा है, कुछ वक्त का रोक लगा है, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री जो है वो होने जा रही है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि जब से रघुवर दास की बहू को टिकट मिला था उसी वक्त से रत्नेश ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इस सीट से पूर्णिमा दास जीत करके आती हैं तो रघुवर दास इस सीट पर आएंगे। और लाइव इंडिया ने भी इस खबर को दिखाया था, क्योंकि उस वक्त भी चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। और बीजेपी ने जिस तरीके से अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर के या फिर प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर के, उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर एक मंथन का दौर जो है वो कई दिनों से चल रहा था। और बीजेपी जो है वो सही निर्णय पर पहुंच गई है। क्योंकि देखिए, अभी बीजेपी के जो भी विधायक जीत कर आए हैं, अगर आप सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी को देखें तो उस स्तर का कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जनता असल मालिक होती है और जनता ने इन नेताओं को एक तरीके से और भाजपा पार्टी को झारखंड में खास करके नकार दिया है। और यही वजह है कि भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। चंपई सोरेन के बदौलत भाजपा इस चुनाव में वापसी करना चाह रही थी, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। बाबूलाल के भरोसे भाजपा इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहती थी, वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। तो अब ले दे करके भाजपा के पास कोई वैसा बड़ा चेहरा अभी फिलहाल जो विधायक जीत कर आए हैं वो नहीं है। और यही वजह है कि रघुवर दास पर भाजपा जो है वो अपना दाव खेलेगी। चूँकि रघुवर दास झारखंड में 5 सालों तक पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रेशर के जो है वो काम किया है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिना रोक टोक के 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया है और विकास की कई सारी गाथाएं उन्होंने गढ़ी है झारखंड राज्य में, और इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। झारखंड राज्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था, लेकिन रघुवर दास के कार्यकाल में ही जो है ये नक्सलवाद से मुक्त हुआ। बड़े स्तर पर नक्सलियों का ऑपरेशन हुआ, कई सारे नक्सली मुख्य धारा से जुड़े कई सारे अभियान चलाए गए, और इसी का नतीजा रहा कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव भी हुआ वो पहली बार हुआ कि राज्य बनने के बाद 2 चरणों में चुनाव हुआ। नहीं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से रत्नेश यहाँ पर चुनाव 4 से 5 चरणों में अक्सर हुए हैं, कभी कभी 7-7 चरण में चुनाव हुए हैं राज्य में, सिर्फ और सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से और राज्य होने की वजह से। लेकिन ये सारी चीज़ें खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रघुवर दास को ही जाता है और उनके उस 5 साल के कार्यकाल को जाता है। पार्टी के अंदरूनी भीतरघात और नेताओं के टिकट कटने को लेकर के ही इनकी सत्ता भी गई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि जो वोट प्रतिशत भाजपा का
2019 में बढ़ा था, उसमें कहीं से भी ये नहीं लगा था कि वोट प्रतिशत भाजपा का घटा है, उस वक्त बढ़ा ही था। क्योंकि पार्टी के अंदर गठबंधन के साथ नाता टूटा, उस वक्त आजसू के साथ पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ, सरयू राय ने मोर्चा खोला और सभी की एकजुटता ने रघुवर दास को हराया, लेकिन जनता का प्यार मिला और यही वजह है कि भाजपा ने सभी मंथन करके ही रघुवर दास को वापसी कर रही है। क्योंकि एक तबका ये भी कहता है कि रघुवर दास को भी जनता ने नकारा है, लेकिन अगर आप 2019 के वोटिंग परसेंटेज को निकालिएगा तो उस वक्त भाजपा का वोट शेयर बढ़ा था। पार्टी के भीतर घात की वजह से, पार्टी में गठबंधन के टूटने की वजह से भाजपा की उस वक्त हार हुई थी और उसका भी श्रेय रघुवर दास को ही जाता है, क्योंकि गठबंधन के साथ वो सही तरीके से तालमेल नहीं कर पाए थे। लेकिन जब सदन के अंदर बोलने की बात होगी तो बड़े स्तर पर वो बोल सकते हैं। आपको याद होगा रघुवर दास का भाषण जो भी वो देते थे, या फिर राज्यपाल बनने से पहले भी जब राज्य में उनकी कार्यक्रम आयोजित होते थे तभी वो हेमंत सोरेन पर हमला बोलने से नहीं बचते थे। हेमंत सोरेन के जमीन के मामले को भी उठाने वाले अगर कोई नेता हैं तो वो रघुवर दास ही हैं, जिन्होंने पत्र लिख करके इस चीज़ को हाईलाइट किया था। और फिर सक्रिय राजनीति में अब जब उनकी वापसी होने जा रही है तो यह भाजपा के लिए एक मील का पत्थर तो हम नहीं कहेंगे कि साबित होंगे, लेकिन हाँ, अभी के जो वर्तमान जितने भी विधायक हैं रत्नेश, उन विधायकों में एक सक्रिय नेता के तौर पे ज़रूर आएंगे। क्योंकि बहू को उन्होंने टिकट दिलाया था और बहू ने जीत हासिल की, और अब जो है उनके बयान, चूँकि एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसे भी नहीं माना जा सकता कि वो नहीं लड़ेंगे। राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चूँकि चंपई सोरेन ने भी कहा था कि चश्मा बनाने दिल्ली गए हैं, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। तो नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है और उनके कहने में भी अंतर होता है। चूँकि सरगर्मी कई तरह की है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि संगठन को मजबूत करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। बहू और जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक है पूर्णिमा दास साहू, उन्होंने भी एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा था, मीडिया चैनल ने कहा क्या सीट आप छोड़ देंगे अपने ससुर के? तो वो कह रही थी कि पार्टी आलाकमान जो निर्णय लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा है। चूँकि देखिए ये सारी चीज़ें अचानक से रघुवर दास का सक्रिय राजनीति में आना, राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे देना, तो ये सारी चीज़ें बताता है कि कुछ तो वजह है। चूँकि देखिए एक तबका ये भी कहता है कि रघुवर दास के उड़ीसा जाने से भाजपा की पहली बार वहाँ पे सरकार भी बनी है अपने दम पर, और उसका श्रेय भी रघुवर दास को, हालांकि उस वक्त वो राज्यपाल थे लेकिन फिर भी उन्हें श्रेय दिया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया। और भाजपा के नेता हैं और रघुवर दास ने भी ये कहा है कि जब मैं अंतिम दौर पे अपना रहूँगा, यानी कि जब मैं मरने वाला भी रहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता बन करके ही अंतिम सांस भी लूँ। तो भाजपा मेरे कन कन में है और उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये सारी बातें उन्होंने कही है। और अब हम अगर बात करें दूसरी सीट जो सरायकेला की सीट है, जिसमें चंपई सोरेन है, हालांकि चंपई सोरेन को भाजपा ने एक बड़ा दाव के तौर पर इस्तेमाल किया विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसका नुकसान ही भाजपा को उठाना पड़ा है। और अब चंपई सोरेन पर अगर हम नज़र रत्नेश, तो उनका भी राजनीतिक भविष्य एक तरीके से अंधकार में ही है। क्योंकि अगर भाजपा उन्हें विधायक दल का नेता नहीं बनाती है या राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं देती है, तो फिर उनका भी राजनीतिक भविष्य चौपट ही है एक तरीके से। क्योंकि राजनीतिक में जब नेता रहते हैं तो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से चुनाव करते हैं वो, और यही लाभ लेने के लिए भी वो भाजपा में आए थे। पहले जाकर के दिल्ली में उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, उनकी मुलाकात जब नहीं बनी तो वो वापस रांची आ गए। अपने सोशल मीडिया पर बात सहमति बनने से पहले ही उन्होंने जेएमएम के फोटो पोस्टर सब हटा दिए, पूर्व चीफ मिनिस्टर के साथ सिर्फ रखा, जेएमएम का नेता मंत्री सब उन्होंने हटा दिया, सभी से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कुछ समय के पॉज के बाद चर्चा ये हुई कि वो अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव में आएंगे। उसके कुछ समय बाद फिर आया कि वो भाजपा में अब शामिल हो गए, सहमति बन गई। तो एक डील जिसकी बात होती है, जो अंदर खाने में नेताओं के अंदर होती है, और जब उस डील पर सहमति होती है तभी नेता जो है बड़ा स्टेप लेते हैं। और चंपई सोरेन ने लिया, लेकिन उन्हें उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो सिंपैथी के तौर पर जेएमएम पार्टी को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को हुआ है। दोनों पार्टियां जो है, भले ही उनके मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन नए विधायक जीत करके भी आए। मंत्रियों को जनता ने नकारा, लेकिन नए नए विधायकों को जनता ने जो है वह स्वीकार किया। और यही वजह है कि चंपई सोरेन को मुंह की खानी पड़ी और अब अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश भी रहे हैं। चर्चा तो इस बात की भी है रत्नेश की, चंपई सोरेन की मुलाकात भी हुई है हेमंत सोरेन से बंद कमरे के अंदर। चंपई सोरेन ने खारिज किया है, अपने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि हम किसी भी तरह से कोई मुलाकात नहीं किए हैं, वो भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की साजिश है।
देखिए, चंपई सोरेन अगर ये सारी बातें सोशल मीडिया से कह भी रहे रत्नेश, तो अभी जनता उस चीज़ को नहीं स्वीकार करेगी। इसलिए नहीं स्वीकार करेगी क्योंकि जब वो भाजपा में भी जा रहे थे तो वो खुद सामने आकर के चीज़ों को नकार रहे थे। तो नेता करते कुछ और है, कहते कुछ और है, तो जनता भ्रम की स्थितियां में है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो सूत्र भी इन सारी चीज़ों पर पुख्ता तरीके से अमल कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं कि कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर चंपई सोरेन जाते हैं जेएमएम में एक बार फिर से, तो उनकी विधायकी जाएगी, और विधायकी जाएगी तो फिर वहाँ पर फिर उपचुनाव होंगे तो जेएमएम उन्हें वहाँ से उपचुनाव के तौर पर टिकट देगी। और इस वजह से ही चर्चा बढ़ गई है कि झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो की बात करें तो डुमरी में उनको लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही है, लेकिन उन खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है। डुमरी के जो विधायक है वो अपने विधायकी पर बने रहेंगे और ना ही डुमरी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए नहीं होने जा रहे हैं क्योंकि डुमरी विधायक पर जो भी आरोप लगे हैं विदेशी फंडिंग को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के, वो सारे बेबुनियाद आरोप हैं। और जब तक इन सारी चीज़ों में पुख्ता जांच नहीं हो जाती और पुख्ता चीज़ें सामने नहीं आती तो डुमरी में चुनाव होंगे ये कहना बिल्कुल गलत होगा। 2 सीटें स्पष्ट है, जमशेदपुर पूर्वी और सरायकेला। चूंकि रघुवर दास भले ही इनकार कर रहे हों, लेकिन अगर आला कमान ये निर्देश देता है कि वो विधायक चुन करके सदन के अंदर जाएं तो उन्हें जाना भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है रत्नेश। देखिए, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू इस समय जो है वो विधायक है। अगर वहाँ पर उपचुनाव होते हैं, रघुवर दास 5 बार के वहाँ से विधायक चुन के आए हैं। 2019 में जो है वहाँ की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद नहीं दिया। क्या अगर फिर से वहाँ पर उपचुनाव होता है और रघुवर दास को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाता है तो रघुवर दास वो सीट बचाने में कायम हो पाएंगे? क्योंकि पिछली बार अगर पूर्णिमा दास साहू जीती हैं तो ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं था डॉक्टर अजय में और पूर्णिमा दास साहू में। मैं आपको बताऊंगी, वोटों का अंतर काफ़ी ज़्यादा था। 42,000 वोटों से उन्होंने लीड किया है, तो वोटों का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से जो है कॉन्फिडेंस भाजपा के अंदर बढ़ा है। 45 और 42,000 मुझे जहाँ तक जानकारी है, अगर इतने मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज किया है तो ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा अंतर का है। और इस आंकड़े से अगर वो वापसी करते हैं रघुवर दास भी, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। चूँकि देखिए 2019 में भी अगर रघुवर दास हारे थे, चूँकि 5 बार से लगातार वो इस सीट से जीतते आए हैं। 2019 में हारने का मुख्य कारण था पार्टी के नेताओं को ही नज़रअंदाज करना और अपने कैबिनेट में उस वक्त शामिल सरयू राय को नज़रअंदाज करना। और सरयू राय को समर्थन देने के लिए भाजपा के कई नेताओं ने भीतरघात किया था उस वक्त उनकी जमशेदपुर पूर्वी सीट पर। लेकिन इस बार सरयू राय वहाँ पर नहीं गए, वो अपनी पुरानी सीट पश्चिमी पर लौट आए। और इसलिए जो है ये सीट पर जीत का रास्ता आसान है रघुवर दास के लिए। अगर उपचुनाव इस सीट पर होता भी है तो आसानी से रघुवर दास इस सीट पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता भी लंबे समय से, चूँकि देखिए एक नेता है जो कि एक लंबे राजनीतिक उनका अनुभव रहा है। पूर्णिमा दास अभी तुरंत वो राजनीति में आई हैं, अनुभव जो है वो रघुवर दास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उन्हें अगर जनता ने वोट दिया है और जिताया है तो एक तो भाजपा का सिंबल बहुत मैटर करता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, अगर राष्ट्रीय पार्टियों के सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं तो वो सिंबल काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं किसी के लिए भी। और पूर्व मुख्यमंत्री की बहू का एक टैग उनके ऊपर था, राज्यपाल की बहू का टैग उनके ऊपर है, और फिर उनकी अपनी परंपरागत पिता ससुर की सीट है, तो जीत आसान था ही। और रघुवर दास ने कई सारे काम भी किए हैं जमशेदपुर पूर्वी में। हालांकि उन्हें 2019 में इसलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि सरयू राय को उन्होंने हल्के में लिया और सरयू राय ने इस चीज़ को अपना ईगो बना लिया और कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुश करके जमशेदपुर पूर्वी में भेज दिया। लेकिन इस बार समीकरण अलग है और अगर उपचुनाव इस सीट पर होते हैं तो बेहद आसानी से रघुवर दास इस सीट को जीत भी जाएंगे रत्नेश, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रघुवर दास अगर उस सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाती है, अगर उपचुनाव होते तो रघुवर दास जीत जाएंगे। चंपई सोरेन की बात कर लेते हैं रेखा कि चंपई सोरेन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, सरकार के खिलाफ हनी ट्रैप का आरोप लगाए, सरकार को कहे कि जासूस लगाए सरकार मेरे ऊपर, बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा सरकार को लेकर घेरने की, तो चंपई सोरेन को क्या दिक्कत हो गई भारतीय जनता पार्टी से? क्या इतनी नाराजगी हो गई कि अब फिर से वो घर वापसी करना चाह रहे हैं? लेकिन नाराजगी सिंपल यही है कि कोई राजनेता अगर किसी पार्टी में जाता है तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए जाता है। अब जब पार्टी सत्ता में है नहीं तो वो राजनीतिक लाभ जिसके वो उम्मीद लगाए बैठे थे वो लाभ उन्हें भाजपा से मिलेगा नहीं।
भाजपा में नेता और विधायक दल का जो पद है वो भी उन्हें नहीं मिला। अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। सदन जो छठवीं सदन को हमने भी दिखाया है, उसमें विधायक दल के नेता का ही सदन चला है, भाजपा ने नहीं प्रोजेक्ट किया। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भाजपा चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता नहीं बनाने जा रही है। अगर बनाने जाती तो अब तक बना दी होती, और ये सारी चीज़ों को वो भाप चुके हैं। जेएमएम के वो कद्दावर नेता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब वो भाजपा में गए भी थे तो जेएमएम के नेताओं की ओर से और कल्पना सोरेन की ओर से कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल चंपई सोरेन के लिए नहीं किया गया। भले ही हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोला कि भाजपा जो है नेताओं को तोड़ती है, पैसे का प्रलोभन देकर के ले जाती है, लेकिन चंपई सोरेन के लिए इन दोनों ने ही अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। कल्पना सोरेन से एक इंटरव्यू में सवाल भी जब किया गया था कि चंपई सोरेन अब भाजपा में हैं तो उस पर आप क्या कहिएगा, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं। जिस वक्त हेमंत जी जेल के अंदर थे उस वक्त एक गार्जियन और पिता की तरह उन्होंने मेरी देखभाल की है। तो भले ही वो जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन मैं उनके लिए अपशब्दों का या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी कल्पना सोरेन की जो उनकी चंपई सोरेन के प्रति थी रत्नेश, उसे उन्होंने वहाँ पर दिखाया था। और यही वजह है कि ये सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे, और चंपई सोरेन ने भी इस चीज़ को आभास ज़रूर किया होगा। चूँकि देखिए, धोखेबाजी यहाँ पर चंपई सोरेन की ओर से ही की गई है। आपके ऊपर अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी टैग किसी पार्टी की वजह से लगा है, तो आप अगर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का टैग लगना भी बड़ी बात है। चूँकि अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तो आपको आजीवन, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और वो सिर्फ और सिर्फ जेएमएम पार्टी की वजह से। क्योंकि जेएमएम में और भी कई सारे कद्दावर नेता थे, स्टीफन मरांडी हो गए, लोबिन हेम्ब्रम हो गए, ये सारे वो नेता हैं जिन्होंने जेएमएम को अपना लंबा वक्त दिया है और शिबू सोरेन की राजनीति में और उनके आंदोलन में साथ रहे हैं। लेकिन इतने नेताओं के बीच अगर चंपई सोरेन को कोल्हान से चुन करके मुख्यमंत्री उस वक्त बनाया गया था आनन फानन में, तो ये भी एक सम्मान की बात थी उनके लिए। क्योंकि उस वक्त हेमंत सोरेन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, चाहे वो सीता सोरेन का प्रेशर हो, या उनके भाई का प्रेशर हो, या फिर कांग्रेस का ही प्रेशर क्यों ना हो। तो आपको याद होगा कि उस वक्त नाराज़गी सीता सोरेन की भी नज़र आई थी, और उन्होंने भी जेएमएम का उस वक्त पे साथ छोड़ा था जब सबसे ज़्यादा इन दोनों नेताओं की ज़रूरत थी। हालांकि चंपई सोरेन के लिए खास बात यह है कि चंपई सोरेन ने अपनी सीट को बचाया है, लेकिन सीता सोरेन अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। तो अगर अभी उनके राजनीतिक भविष्य को आप तलाशिए तो बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। उनका लोकसभा का चुनाव हार गई, विधानसभा का चुनाव हार गई, और जनता ने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अभी सीता सोरेन की चर्चा भले अभी सोशल मीडिया पर या फिर हमारे सूत्रों की ओर से नहीं हो रही है, लेकिन देखिएगा आप रत्नेश, आने वाले दिनों में सीता सोरेन की भी घर वापसी होगी, और 2 सीटों का जो हम जिक्र कर रहे हैं उपचुनाव का, उन 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। राज्य 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। चंपई सोरेन को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलने के लिए वो सोचे थे, अब सरकार नहीं बनी है तो वो मान सम्मान उनको नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है चंपई सोरेन एक बार घर वापसी करेंगे। हालांकि रेखा, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से वहाँ पर अगर दोनों सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो जेल कैंप पार्टी को इसका कहीं फायदा तो नहीं हो जाएगा? दोनों पार्टी की लड़ाई में तीसरा फायदा जेल कैंप पार्टी को, जेल कैंप 1 से 3 विधायक अपना करे, 3 नहीं तो कम से कम 2 कर ले। नहीं रत्नेश, देखिए ये जो 2 सीटें हैं यहाँ पर जेएलकेएम का जनाधार की अगर हम बात करें तो जेएलकेएम का भी जनाधार कुछ एरियाज़ में है। जैसे आप धनबाद देख लीजिए, बेरमो देख लीजिए। हालांकि बेरमो में भी बड़े वोट अंतर से वो हारे हैं, लेकिन एक जनाधार जो वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी एरिया में कर रहे हैं जहां पर उनका दबदबा है। भले ही वो 71 या 72 सीटों पर मुझे लगता है वो चुनाव उनकी पार्टी लड़ी है 72 सीटों पर, लेकिन 72 सीटों पर कई सीटों पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी और सरायकेला, इन सीटों पर जेएलकेएम का जनाधार उतना मजबूत नहीं है जो उसे उस हद तक फायदा दिला सके। जनाधार मजबूत नहीं, लेकिन जेल कैंप पार्टी के जो प्रमुख है, डुमरी के जो विधायक है जयराम माथुर, जिस तेवर में अधिकारियों से बतिया रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर वो लड़ जा रहे हैं अधिकारियों से, तो कहीं ना कहीं जनता जो है एक बार जेल कैंप का साथ देना चाह सकती है। हो सकता है कि जेल कैंप पार्टी पे विश्वास करें। इसके लिए 2 तबके के लोग 2 तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। एक तबका है जिसे जयराम महतो जैसे ही विधायक चाहिए, जो इस तरीके से खुल करके चिल्ला करके और दबंग अंदाज में उनकी बातों को रखे। लेकिन एक तबका को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रूड है, अग्रेसिव है, बदतमीज है, इन सारी चीज़ों का और शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तबका वो भी है जो इन्हें इनके इस अंदाज को पसंद नहीं कर रहा है, एक तबका है जो पसंद कर रहा है। हालांकि जेएलकेएम की बात करें तो अगर हम उस अभी 2024 के वोटिंग परसेंटेज और वोट की बात करें पूर्वी और
सरायकेला में, तो उतना ज़्यादा वोट जो है जेएलकेएम इन 2 सीटों पर नहीं लाई थी। पूर्वी में भी नहीं लाई थी और सरायकेला में भी नहीं लाई थी। मुख्य मुकाबला जो है पूर्वी में भी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही था, और सरायकेला में भी बीजेपी जेएमएम के बीच ही था मुख्य मुकाबला की अगर हम बात करें। तो मुझे नहीं लगता रत्नेश कि इन दोनों सीटों पर अगर उपचुनाव होंगे और जेएलकेएम अगर अपने प्रत्याशी उतारती है तो उसे कोई फायदा होने जा रहा है फिलहाल। चलिए, कोई फायदा फिलहाल जेएलकेएम पार्टी को इन दोनों विधानसभा सीटों पर नहीं होने वाला है। अगर 2 विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो एक सीट जो है वो रघुवर दास के लिए पूर्णिमा दास साहू छोड़ सकती है, और रघुवर दास एक बार फिर से वहां से जीतकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नजर आएंगे। अगर उपचुनाव वहां पर नहीं होता तो रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी या तो केंद्र में अध्यक्ष बनाएगी या तो फिर प्रदेश में उन्हें अध्यक्ष की जवाबदेही दी जाएगी, क्योंकि संगठन का भी उनको अनुभव है, किस तरह से संगठन को चलाना है, किस तरह से मजबूती दिलाना है संगठन को। प्रदेश अध्यक्ष भी राज्य के रह चुके हैं रघुवर दास, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वही चंपई सोरेन जो है, चंपई सोरेन को जिस उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में लाया गया था उस उम्मीदों पर चंपई सोरेन जो है खरा नहीं उतर पाए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को चंपई सोरेन के आने से काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीट आदिवासियों की सीट थी, वो भी 4 सीट जो है उसमें 3 सीट निकल गई है। चंपई सोरेन अपना सीट खाली बचा पाए हैं, वो भी सरायकेला का। और एक बार चंपई सोरेन का फिर मन जो है वो लग रहा है कि घर वापसी करेंगे, तो इन दोनों विधानसभा सीटों पर एक बार उपचुनाव होगा। हालांकि जेएलकेएम पार्टी का कहीं पर भी दूर दूर तक कनेक्शन जो है इन दोनों विधानसभा सीटों से नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन विधानसभा सीटों पे जेएलकेएम पार्टी वहां पर नहीं की थी। अगर किसी का प्रदर्शन है और किसी के सामने में लड़ाई है तो जेएमएम और बीजेपी और कांग्रेस में तीनों में लड़ाई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।